Okay, so let us continue with our next topic, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोग आज बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जिसको हम लोग क्रेमर्स रूल भी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग ये समझते हैं। इनफैक्ट हमने चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात की थी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, दो इक्वेशन दो अननोन। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, 9th क्लास में आपने सीखा है ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सपोज मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करता हूं, तो आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि x का वैल्यू कुछ निकल के आएगा और y का वैल्यू कुछ निकल के आएगा। तो वो इन टर्म्स ऑफ दीज कांस्टेंट्स रहेगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो आप लोग अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट्स हम लोग आरएचएस में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो स्ट्रेट लाइंस पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, a1x प्लस b1y, या इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन 2D प्लेन। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट यहाँ पे कहीं पे अगर +5 है, तो आप उसको आरएचएस में लेके जाइए और -5 की तरह रीड कीजिए। मतलब आप इस इक्वेशन को रीड कीजिए ax प्लस by इक्वल टू -c। ठीक है, कि कॉमन सिली मिस्टेक होती है, इसलिए मैं शुरू में बता देता हूँ कि एलएचएस में सिर्फ वेरिएबल्स रहेंगे एक्स और वाई टाइप के, और उनके कोएफिशिएंट्स ए बी, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो आरएचएस में हम लोग रखने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद अवर डिस्कशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि आंसर निकल के आता है, ये एलिमिनेशन मेथड से आता है, आपको आता है इजीली, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करूं, लेट अस डिफाइन डेल्टा इक्वल टू दिस, डेल्टा वन इक्वल टू दिस एंड डेल्टा टू इक्वल टू दिस। तो आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है, जो डेल्टा की वैल्यू है वो है a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। तो ये डिनोमिनेटर डेल्टा है एक्चुअली, ठीक। और ये है c1b2 माइनस c2b1, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, c1b2 माइनस c2b1 मतलब ये एक्सप्रेशन डेल्टा वन। और जो डेल्टा टू है वो है a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन। तो we can say that कि the solution is actually x equals delta 1 upon delta and y is equal to delta 2 upon delta। इसको हम लोग रीअरेंज करके एक लाइन में, ये दो चीजें लिखी है ना, कॉमा से सेपरेटेड है, तो हम लोग इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। किस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। हम लोग इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन डेल्टा वन इक्वल्स y अपॉन डेल्टा टू इक्वल्स 1 अपॉन डेल्टा। ऐसे सजा के क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल फॉर द टाइम भी अब ये समझिए कि इसको ऐसे लिखा जाता है। और साथ ही साथ ये जो डेल्टास हैं, ये कंस्ट्रक्ट कैसे किए हैं, अगर इसका मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताऊं तो ऐसा है कि जो अपने इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स थे x y, जैसे ये x था ये y था पहले इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में ये x और ये y था। तो जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट, मतलब डेल्टा। उसको हम लोग ना कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में भी इस पे हम चर्चा करेंगे, तो उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट्स। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोएफिशिएंट्स। तो जो डेल्टा होता है बेसिकली, आप ऐसा समझिए कि पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स क्या थे वेरिएबल x और y के, वो थे a1 एंड b1। तो हमने a1 b1 लिख लिया पहली रो में। फिर सेकेंड रो में क्या थे कोएफिशिएंट्स x और y वेरिएबल के, तो वो थे a2 b2। तो हमने यहाँ पे a2 और b2 लिख लिया। तो वंस डेल्टा इज कंस्ट्रक्टेड, आप एक बार डेल्टा बना लेते हो ना, उसके बाद क्या करना होता है, अगर आपको डेल्टा वन चाहिए तो आप बोलेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ डेल्टा will be replaced by the constants c1 and c2। तो जो RHS में अपने पास c1 और c2 कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग वो रिप्लेस कर देंगे a1 और a2 की जगह पे, तो डेल्टा वन बन जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। देखो अभी दो इक्वेशन दो अननोन में आप ये समझ लो, अगर आप दो इक्वेशन दो अननोन में समझ गए ना, तो आपको तीन इक्वेशन तीन अननोन में भी कहानी समझ में आ जाएगी। यस, वी विल ऑल्सो स्टडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसमें आपको आसानी होगी। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा टू अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा को ही रेफर करूंगा, आई विल रेफर डेल्टा। क्योंकि मुझे डेल्टा टू चाहिए, तो मैं सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करूंगा, एंड सेकेंड कॉलम को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, अगेन सेम कॉन्स्टेंट्स C1 और C2 से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है हमें, कि पहले x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से डेल्टा बनाना है, a1 b1 a2 b2। फिर अगर मुझे डेल्टा वन चाहिए
तो मैं फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करूंगा। डेल्टा में जो फर्स्ट कॉलम है ना A1 A2 जो x के कोएफिशिएंट्स थे, दोज विल बी रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट्स C1 C2। कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हम इसको बोल सकते हैं C1 C2। डेल्टा 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल्टा में जो सेकंड कॉलम है उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे अपने कांस्टेंट C1 C2 से। तो इन शॉर्ट डेल्टा k का मतलब होता है kth कॉलम को रिप्लेस करना है, किससे, कांस्टेंट्स से रिप्लेस करना है kth कॉलम को। और कौन से में, डेल्टा में जो kth कॉलम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक, आपको अगर ये सब कुछ समझ में आता है ना, तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर तीन इक्वेशन तीन अननोन पे भी मूव करते हैं। सो लेट अस टेक अ सिंपल प्रॉब्लम। आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, आप सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, एलिमिनेशन यूज कीजिए, फटाफट आप लोग एक काम करो, मुझे 1 मिनट में ना फटाफट इसके आंसर बता दो कि x और y क्या होंगे। तो अगर आप इसके आंसर निकाल चुके हो ना, तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, अपने डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं हम लोग आंसर। तो डेल्टा कैसे डिफाइन करूंगा मैं बोलूंगा कि x के कोएफिशिएंट हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 3, तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिख लिया। सेकंड इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिख लिया। तो इस तरीके से मैंने डेल्टा कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर डेल्टा 1 कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, डेल्टा 1 का मतलब है डेल्टा के अंदर जो फर्स्ट रो है, वो सॉरी फर्स्ट कॉलम है, जो डेल्टा के अंदर फर्स्ट कॉलम है ना 2 1, उसको हटा दो, उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट्स से 5 और 1 से। तो ये 5 और 1 आ गया पहले में, दूसरा 3,2 एज इट इज रहेगा। और सिमिलरली अगर आपको डेल्टा 2 कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप डेल्टा को रेफर करो, इसमें जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो 5 और 1 से। तो फर्स्ट तो एज इट इज रहा, 2 1 एज इट इज रहा, सेकंड में आ गया 5 और 1। और वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड दीज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो डेल्टा की वैल्यू आप निकाल लो, डेल्टा 1 की निकाल लो, डेल्टा 2 की निकाल लो। डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही है ना, चैप्टर तो हम इतना पढ़ ही चुके हैं। तो एक बार आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मिल गए, सिंपली आप अपना फॉर्मूला लगा लेना, भाई डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x की वैल्यू होती है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा y की वैल्यू होती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो आपको फाइनल आंसर यही आया होगा कि x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -3। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो वेरीफाई, अब इसमें x को 7 और y को -3 डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वाकई में जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सोल्यूशन अपना आया है वाकई में करेक्ट है। सो दिस अप्रोच जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, दिस फॉर्मूला, अपना जो फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस। एक्चुअली कर अपन वही चीज रहे हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बार बार ना करते हुए हम एक फॉर्मूले को रेफर कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग रेफर कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स की मदद से इस सिस्टम को कॉम्पैक्ट वे में सॉल्व कर ले रहे हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड और हम लोग बात करते हैं अब तीन इक्वेशन तीन अननोन पे। तो ये आपने थोड़ा बहुत सीखा नहीं है, ठीक है, आपने 9th-10th में इस पे ज्यादा चर्चा नहीं की, या इनफैक्ट चर्चा ही नहीं की है। तो सिमिलरली, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में सिमिलरली हम लोग एनालाइज करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स विल बी एनालाइज्ड। तो जनरल फॉर्म कैसा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये कॉन्स्टेंट, ये सब वेरिएबल हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे d1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन। कनेक्ट कर पा रहे हो ना, दो इक्वेशन दो अननोन और तीन इक्वेशन तीन अननोन, फर्क क्या है, बस एक एक्स्ट्रा z आ गया है और टर्म्स कुछ एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल सेम वे में, कैसे सेम वे में, देखो इसका सोल्यूशन क्या आया था, याद करो, ये स्ट्रक्चर याद है, यही स्ट्रक्चर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और आगे z ले आ रहा हूं। तो एक्सटेंड कैसे करूंगा, आप लोग मेहनत करके सॉल्व करके डिराइव कर सकते हैं, बट इवेंचुअली द फाइनल रिजल्ट इज दिस, ये आपको ध्यान में रखना है। x अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल टू y अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू z अपॉन डेल्टा 3, और जो रेशियोज हैं ये 1 अपॉन डेल्टा के बराबर होंगे, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई x जो होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा होगा, y जो होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा होगा, और z जो होगा वो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा होगा। अच्छा, अब ये डेल्टास क्या हैं, ये जो हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, ये सब क्या है, तो ये सब जो है बेटा ये वही पुरानी टेक्निक है, मैंने इसलिए आपको पहले अच्छे से समझाया था। अब आप लोग सोचो डेल्टा कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये जो डेल्टा है इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डेल्टा पे। तो डेल्टा कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, सिंपली कोएफिशिएंट्स से मिलके बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो कैसे कोएफिशिएंट्स, आप लोग फोकस कीजिए इस पे, किस चीज पे, कि भाई पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, a1 b1 c1, वही अपना फर्स्ट रो है। सेकंड इक्वेशन में है a2 b2 c2, वही अपना सेकंड रो है। और यहाँ पे a3 b3 c3, और यही अपना थर्ड रो है।
ठीक, आई रिपीट, जो एक्स वाई जेड अपने वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स से ही अपने को अपना डेल्टा कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब अब वंस द डेल्टा इज कंस्ट्रक्टेड, एक बार डेल्टा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, फिर आपको क्या करना है, आप इसी डेल्टा को रेफर कीजिए। आप इस डेल्टा को रेफर करते हुए क्या कीजिए, अगर मेरे को डेल्टा वन चाहिए तो डेल्टा वन के लिए मैं क्या करूंगा पता है, मैं फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा अपने कॉन्स्टेंट्स से, d1 d2 d3 से। आई रिपीट, डेल्टा के अंदर अगर पहले कॉलम को आप रिप्लेस करते हो d1 d2 d3 से, अगर फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस करते हो d1 d2 d3 से, बाकी दो कॉलम को टच भी नहीं करना है, बाकी दो कॉलम सेम ही रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ऐसा करने से जो आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे डेल्टा वन। एग्जैक्ट सेम वे में अगर मुझे डेल्टा टू बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा को रेफर करते हुए सेकेंड कॉलम जो कि मेरी b1 b2 b3 है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने कांस्टेंट टर्म्स से। कौन से कांस्टेंट टर्म्स, d1 d2 d3 से। बाकी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम ही रहेंगे, कौन से सेम, जो डेल्टा में थे, तो मतलब a और c सेम रहेंगे। और सिमिलरली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर डेल्टा के अंदर जो थर्ड कॉलम है c1 c2 c3 दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट्स d1 d2 d3, और ऐसा करने से हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा डेल्टा थ्री। तो ये अपने को डेल्टा थ्री मिल जाएगा। तो देखो a और b सेम है, इसमें c चेंज हो गया। तो बेसिकली डेल्टा वन के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होती है, डेल्टा टू के लिए सेकंड कॉलम रिप्लेस होती है, और डेल्टा थ्री के लिए थर्ड कॉलम रिप्लेस होती है। तो ऐसे मेहनत करके, इनफैक्ट मेहनत के, आपको बस फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ बिना किसी सिली मिस्टेक के ये चार डिटर्मिनेंट्स को ढंग से बस डिफाइन करना है। अगर आपने इन चारों को ढंग से लिख लिया, आगे आपको फॉर्मूला पता ही है कौन सा, ये अपना स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली मतलब इजी इन द सेंस कि कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, इट इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप समझिए, आपको 3x3 के चार डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली सॉल्व करने पड़ेंगे। इट विल टेक टाइम, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मजाक बात थोड़ी ना है, तीन इक्वेशन तीन अननोन। बट कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली अपने को कैलकुलेशंस सिस्टमैटिकली करते जाना है। ठीक, एंड these concepts can be extended up to 4 linear equation, 4 unknown, 5 linear equation, 5 variable, 6 linear equation, 6 variable। तो ये कोई भी n क्रॉस n सिस्टम पे भी लागू होता है। मतलब अगर मेरे पास 50 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं और मेरे पास 50 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इसी तरीके से मैं 50 डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अप टू डेल्टा 50 डिफाइन कर सकता हूँ, और एक मेरा कोएफिशिएंट वाला तो होगा ही डेल्टा। और इन सब की मदद से आप लोग ये जो अपना स्टार वाला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लोग एक्सटेंड करके लिखते हुए जा सकते हो। तो द वेरिएबल डिवाइडेड बाय उसका पर्टिकुलर डेल्टा, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1 अपॉन डेल्टा के बराबर। ठीक है, पर अपने सिलेबस में सिर्फ 3 तक के ही है, 4 5 पे नहीं है, तो अपन लोग 3 पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक सम टाइम, आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और इस इक्वेशन को जो भी आप तरीका जानते हो उससे आप सॉल्व करो। फिर हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट से क्यों हम लोग सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। ठीक, सो फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, इसको हमें सॉल्व करना है। और ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा कांस्टेंट्स इक्वल टू के बाद आरएचएस में हम लोग कांस्टेंट्स लिखेंगे। ये अपने d1 d2 और d3 हैं, बाकी कोएफिशिएंट्स इधर रहेंगे। एलएचएस में सिर्फ वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जेड। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको लास्ट इक्वेशन ऐसे दी होती क्वेश्चन में कि x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन बोलता इसकी जगह, अगर इसकी जगह ये दिया होता, तो मैं इसको ऐसे रीड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा इस कांस्टेंट को आरएचएस में रखना प्रेफर करूंगा। इसको हम आरएचएस में रखेंगे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता। ऑल द कांस्टेंट्स जो वेरिएबल एक्स वाई जेड नहीं लेके बैठा है वो आरएचएस में रहेगा। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, बस आपको अच्छे से डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है भाई, सबसे पहले डेल्टा डिफाइन करना है। डेल्टा कैसे, ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, ये अपन ने ढंग से डिफाइन किए। इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, विच टर्न्स आउट टू बी 3 हियर। ठीक, कैलकुलेशन बीच के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेशन कीजिए साथ में कॉपी पेन लेके। ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ, एक्सपांशन लगाओ, जो भी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, सब आप जो भी लगा के वैल्यू निकालना चाहो कर सकते हो। सो डेल्टा की वैल्यू है 3। सिमिलरली अब डेल्टा वन कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, इसको हम लोग 1 to 1 फर्स्ट कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 6 1 और -3 से, तो ये बन गया अपना डेल्टा वन। देखो बाकी दो सेम है, ये अभी भी सेम है और ये अभी भी
सेम है। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, लंबा है, टाइम लगेगा, बट कैलकुलेशन आप ढंग से करो बिना मिस्टेक के। सो डेल्टा वन टर्न्स आउट टू ऑल्सो बी 3। डेल्टा टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा में जो सेकंड कॉलम थी उसको रिप्लेस कर लेंगे हम लोग कांस्टेंट से 6 1 और -3। तो ये सेम है, ये सेम है, बस सेकंड कॉलम चेंज हुई है। तो इसका आंसर आता है कैलकुलेट होके 6। कैसे, आप लोग जानते हो कैलकुलेशन। और डेल्टा थ्री के लिए हम लोग थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 6 1 और -3 से। तो ये थर्ड कॉलम रिप्लेस हो गई, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम ही है। तो इसका वैल्यू निकल के आता है 9। सो वंस वी गेट ऑल दीज नंबर्स, हम सिंपली अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये अपना जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा टू, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा थ्री। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे हम, 1,2,3। 1,2,3 मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है, आप किसी और मेथड से भी सॉल्व करो, आना आंसर यही है। ठीक, तो मैं आपको एक्चुअली एक मेथड बताता भी हूँ। पता है हम लोग वेक्टर 3D जब पढ़ेंगे, जब वेक्टर 3D पढ़ते हैं चैप्टर, तो वेक्टर 3D चैप्टर में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। बिकॉज एक्चुअली दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट थ्री प्लेन्स। ये जो इक्वेशंस है ना, ये ज्योमेट्रिकली प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है 3D में। इस पे चर्चा करेंगे हम वेक्टर 3D चैप्टर में डिटेल में। एज ऑफ नाउ वहां पे हम लोग एक चीज सीखेंगे जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे होता है ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितना बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से समझिए, फिर हम लोग उसको और चर्चा कर सकते हैं जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, अल्टरनेट सोल्यूशन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, इसमें से आप क्या कीजिए, आप पहली दो इक्वेशंस को पकड़िए। पहली दो इक्वेशंस में क्या करो, आप किसी भी एक वेरिएबल को, मैं जरूरी नहीं है कि मैं z बोल रहा हूँ, जनरली z लिया जाता है, आप कोई भी वेरिएबल को t बोल के स्टार्ट करो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी अज्यूम लेट z इज इक्वल टू टी। टी कुछ तो भी नंबर होगा, मान के चलो अपने को पता है। ठीक, तो अगर z इक्वल टू टी होगा, t को अगर मैं कांस्टेंट की तरह सोचता हूँ और उसमें z की जगह t रखता हूँ, सो आई कैन रीड माई फर्स्ट इक्वेशन लाइक दिस, x प्लस वाई, इसको मैंने इधर ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को तो हम RHS में रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस टी, मैंने z की जगह t रखा है। ठीक, रिमेंबर हमने z की जगह t रखा है। फिर सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग z की जगह t रख रहे हैं। सो दिस इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी 2x प्लस वाई इक्वल्स 1 प्लस टी, z को t रखा है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन में z को t रखेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन बन गया। ऑल्दो टी भी अभी पता नहीं है अपने को, पर मान के चलो कि टी कुछ कांस्टेंट है, हम लोग आंसर टी की टर्म में लेके आ रहे हैं। तो इनको दोनों को आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दो अननोन टाइप का है, इसको आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमें हमको डिटर्मिनेंट आता ही नहीं है, हम लोग बेसिक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप y कट जाएगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक y कट जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली आप जो भी x का वैल्यू आया वापस आप इसमें पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x कट जाएगा, y मिल जाएगा। बेसिकली यू कैन फिगर आउट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे भी करके कि x इक्वल्स 2t माइनस 5, y इक्वल्स 11 माइनस 3t। नाउ द पॉइंट इज, हमने थर्ड इक्वेशन को अभी तक कहीं भी यूज नहीं किया है। ठीक है, हमने क्या किया, पहली दो इक्वेशन में z को t रखा और x और y निकाल दिया। तो अभी इस मोमेंट पे अपने पास क्या है, पहली दो इक्वेशन बोलती है कि z t होगा, x 2t माइनस 5 होगा और y 11 माइनस 3t होगा। अब यही तीनों x y z t की टर्म में, क्यों ना हम इनको अपनी तीसरी इक्वेशन में डाल दें। तो अगर हम इसको अपनी तीसरी इक्वेशन में डालते हैं, मतलब x की जगह 2t माइनस 5, y की जगह 11 माइनस 3t और z की जगह t, तो हमें t की एक वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करके हमें t की एक वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार हमें t की वैल्यू मिल गई तो अब इसी t की वैल्यू को वापस अपने x y और z में रिवर्स रख लेना, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक, मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या किया है, हमने पहली दो इक्वेशंस में z को t रखा, फिर t को कुछ कांस्टेंट मानते हुए पहली दो इक्वेशन को हमने x और y में सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि x और y में हमने सॉल्व किया है तो लाजमी सी बात है आंसर जो आएगा वो कांस्टेंट तो नहीं, वो t के टर्म्स में आएगा। तो ठीक है, पहली दो इक्वेशन के बाद हमें x भी t की टर्म में मिल गया, y भी इन टर्म्स ऑफ t मिल गया और z भी t के बराबर हमने बोला ही था। तो इन तीनों नंबर्स को हमने थर्ड इक्वेशन में डाल दिया और t की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को t मिल गया तो x y और z मिल गया। ठीक, सो दिस इज हाउ, मतलब व्हाट वी वर डिस्कसिंग।
तो आगे हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। अब यहाँ से जो है असली खेल चालू हो रहा है बेटा। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो पहले हम लोग दो वेरिएबल दो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस पे, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय कंसिस्टेंसी, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मतलब मुझे किस टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये बेसिक चार्ट हमने एक बना रखा है, आप लोग इस चार्ट से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th-10th क्लास में आपने ये बातें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, सुन रखी है। अच्छा, आप इसको ज्योमेट्री से भी कनेक्ट करना, 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, तो आपको स्ट्रेट लाइंस में भी अच्छा खासा नॉलेज है। सो हम लोग ना दो वेरिएबल्स दो लीनियर इक्वेशंस में दो मेजर केसेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, डेल्टा जो हमने डिफाइन किया था, क्या वो जीरो है या क्या वो जीरो नहीं है, इस पे बहुत चर्चा होगी। सो सबसे पहले, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यू विल ऑलवेज गेट अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक, यूनिक सोल्यूशन। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या लिखा है ये सब अभी बस पे अब फोकस मत करो, बताता हूं मैं। फिलहाल डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो आपको हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक रहेगा। अगर डेल्टा जीरो है, इसका मतलब पता है क्या है, आपको कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सर यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, या तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, बीच की कोई कहानी नहीं होगी। मैं तीन कैटेगरीज में चीजों को डिवाइड कर रहा हूं। यू विल गेट वन यूनिक सोल्यूशन, यू विल गेट नो सोल्यूशन, और यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, अब ये कब कब होता है, तो इनके केसेस ये हैं कि डेल्टा नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन ऑल्सो जीरो, डेल्टा टू ऑल्सो जीरो, तीनों डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो होते हैं तब हमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर डेल्टा जीरो होता है और उसके साथ एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन और डेल्टा टू इज नॉन जीरो, मतलब डेल्टा तो जीरो है पर डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों जीरो नहीं है, कोई भी एक, कम से कम एक, या तो दोनों ही नॉन जीरो हो या एक जीरो हो और दूसरा नॉन जीरो हो, चल जाएगा, बट दोनों जीरो नहीं होने चाहिए बेसिकली। मतलब डेल्टा जीरो है और इन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो के बराबर नहीं है, देन इन दिस केस यू विल गेट नो सोल्यूशन। ज्योमेट्रिकली यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। नो सोल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, और इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। तो ज्योमेट्रिकली इसका यूनिक सोल्यूशन का मतलब होगा दो लाइंस ऐसे हो रही होंगी, एक यूनिक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी 2D में। पैरेलल लाइंस का मतलब है ऐसे रही होगी रेल की पटरियों की तरह, ठीक है, लाइक रेलवे ट्रैक्स, पैरेलल, नेवर इंटरसेक्टिंग, नो सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट का मतलब है कि लाइंस विल बी ओवरलैपिंग, तो एक लाइन है उसी के ऊपर जो होगी वो दूसरी लाइन होगी। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। अब ऐसा क्यों, ऐसा कहां से आ रहा है सर, हम कैसे मान रहे हैं कि ये केसेस में ये हो रहा है। तो अब समझिए पहले, ठीक है, हम लोग समझते हैं बेसिक से। सो ये थे अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक्स का वैल्यू था ये, वाई का वैल्यू था ये, करेक्ट। अब अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आएगा सर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेल्टा का जीरो होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा वन जीरो होने का क्या मतलब होता है, और डेल्टा टू जीरो होने का क्या मतलब होता है। हमने अब तक ना यहाँ तक बात कर ली है। ये जो भी ऊपर लिखा हुआ है इस लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, इस पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। नाउ लेट अस थिंक व्हाट हैपेंस इफ डेल्टा इज एक्चुअली जीरो। तो डेल्टा के जीरो होने से क्या होता है, ये डेल्टा मैंने कैलकुलेट किया और मैंने उसको जीरो से इक्वेट किया। सो आई कैन रीअरेंज द टर्म्स लाइक दिस, हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा जीरो होने का मतलब है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये सेम होते हैं। डेल्टा वन के जीरो होने का मतलब होता है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम होते हैं। सिमिलरली डेल्टा टू का जीरो होने का मतलब होता है ये। क्या आप ये कैलकुलेशंस फिगर आउट कर सकते हैं? आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब असली मुद्दा, असली बात, ठीक, असली बात है, क्या ये जाने पहचाने नंबर्स नहीं लग रहे हैं? हिंट देता हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये चीजें जानी पहचानी है। याद आ रही है कुछ कंडीशंस पढ़ा था आपने 9th-10th क्लास में? क्या थी कंडीशंस, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं।
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है तो नो सॉल्यूशंस होता है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो फिर यूनिक सोल्यूशन होता है। यू विल गेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो बेटा जो आपने पढ़ा है ना 9th-10th क्लास में, उसी चीज को उन्हीं केसेस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स की मदद से ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन चार्ट्स की मदद से। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइंस के टर्म्स में बात करूं, मैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में बात करूं, तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये लाइन का स्लोप ही हुआ ना, इस कंडीशन का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप लोग लिखना जानते हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद अ नेगेटिव साइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस a1 अपॉन b1। ठीक है, सिमिलरली इसका स्लोप होगा माइनस a2 अपॉन b2। तो अगर स्लोप्स को इक्वल कर देंगे तो यही इक्वेशन निकल के आएगी। अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप बराबर है ना, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 रीअरेंज होके स्लोप इक्वल करके ही बनता है। सो द पॉइंट इज, अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कनेक्ट करके बताना चाहता हूं ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। सो इन शॉर्ट, डेल्टा का जीरो होने का मतलब होता है दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप बराबर है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को दो स्ट्रेट लाइंस ऑन 2D प्लेन समझते हो तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 है। और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इनके स्लोप्स बराबर नहीं है। ये बात अगर आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब स्लोप्स बराबर नहीं है। स्लोप्स बराबर नहीं है मतलब आड़े तिरछे होंगे, अलग स्लोप होंगे, तो लाइन कहीं ना कहीं एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक यूनिक सोल्यूशन देगी। और जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई डेट से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, तो जो इस पॉइंट का एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कोऑर्डिनेट्स होंगे वही अपना सोल्यूशन है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, y is equal to y naught. So that's why we say the two lines are intersecting at a unique point if their slopes are not equal, डेल्टा अगर नॉन जीरो है। अब डेल्टा जीरो का मतलब होता है स्लोप्स का इक्वल होना। तो क्या स्लोप्स का इक्वल होना डायरेक्ट गारंटी देता है क्या सोल्यूशन होगा? नहीं, बट मैं ये बोलता हूं कि अगर स्लोप्स इक्वल हो गए, अगर डेल्टा जीरो है, इसका मतलब ये है सोल्यूशन या तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो ढेर सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। ये पॉइंट याद रखना, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, इस लैंग्वेज को याद रखना। ये लैंग्वेज आगे बहुत काम आएगी आपको, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में। ठीक, तो लैंग्वेज क्या बोल रहा हूं मैं? If delta is not equal to 0, we will get a unique solution. But if delta is equal to 0, then either we will not get any solution. Delta 0 में या तो अपने को solution ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा ना तो अनलिमिटेड मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। बीच का खेल नहीं, या तो कुछ नहीं या तो बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल ही गरीब या तो बिल्कुल ही अमीर, बीच का खेल ही नहीं। और यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, यू विल गेट अ फील ऑफ थिंग्स। फिलहाल इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? देखो, डेल्टा जीरो का मतलब होता है लाइंस का स्लोप बराबर है। अब डेल्टा वन और डेल्टा टू जीरो होने का मतलब ये होता है कि सब कुछ जीरो है, तो पता है वो सारे रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। सब कुछ जीरो का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऑल्सो। तो दिस मीन्स कि जो पहली लाइन है उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, मतलब लाइंस आर ओवरलैपिंग। जो पहली लाइन है उसी में दूसरी लाइन ऊपर ओवरलैप कर जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। तो ओवरलैपिंग लाइंस में, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है? सब कुछ जीरो होता है, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो। वेयर एस अपना जो सेकंड केस है, हम अगर बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन और डेल्टा टू इज नॉन जीरो, अगर कम से कम एक भी नॉन जीरो हो गया, तो वो जो एक चीज नॉन जीरो हो रही है ना, वो ये इंश्योर कर रही है कि इसमें से और इसमें से एक रेशो तो कम से कम मैच ना करे। तो इसमें से अगर एक भी इक्वल टू साइन होल्ड नहीं किया, मतलब एक यहाँ तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो अगर एक भी नॉट इक्वल हो गया तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि भाई a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, पर ये रेशियो c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी विल से इज कि द सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये अपना पैरेलल लाइंस वाला केस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम पे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इस चार्ट को एक्सटेंड करेंगे थ्री वेरिएबल्स, थ्री लीनियर इक्वेशंस पे, और सेम तरीके का रहेगा, बस वहां पे एक डेल्टा थ्री भी एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं था। तो प्लीज समराइज दिस चार्ट और इसको अच्छे से समझो, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस पे।
ओके, सो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स टू लीनियर इक्वेशंस पे। हम लोग दो वेरिएबल दो लीनियर इक्वेशंस पे बात कर चुके हैं, किस तरीके से ये चार्ट वर्कआउट करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम मूव ऑन करेंगे थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस पे। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस पे। तो अगर आपने वेक्टर 3D चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, बिकॉज हम लोग ना पहले इसको डिटर्मिनेंट वे में समझेंगे और फिर वेक्टर 3D जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका वेक्टर 3D से क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे, ठीक है। बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पूरा की पूरा चार्ट वेक्टर 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे रखा है। सो लेट अस मूव ऑन। और बेसिक जो है बेटा अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि आप लोग केसेस जो है अपने तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में क्या होगा, आप लोग स्टार्ट करेंगे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा इक्वल टू जीरो से। तो पहले जैसे दो में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे भाई, डेल्टा जीरो होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो से हमने बोला था यूनिक सोल्यूशन, हमेशा अपने को एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। और डेल्टा इक्वल टू जीरो पे हमने क्या बात की थी, अगर सोल्यूशन मिलना है तो इनफाइनाइट मिलेंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये आप लॉजिक याद रखा करो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे यू विल ऑलवेज गेट अ यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू जीरो पे यू विल नॉट गेट अ यूनिक सोल्यूशन। यहां तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो इनफाइनाइट मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग, कंडीशन बिल्कुल वही सेम ही है। डेल्टा इक्वल टू जीरो पे भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हो जाते हैं, अगर डेल्टा वन भी जीरो हो जाता है, डेल्टा टू भी जीरो हो जाता है और डेल्टा थ्री भी जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो, तो डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब कुछ जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जैसा हमने पिछली बार दो वेरिएबल्स दो लीनियर इक्वेशन में बोला था। और डेल्टा जीरो होने के साथ अगर एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, अगर कोई भी एक, कम से कम एक, कोई भी एक, अब दो हो सकते हैं तीनों हो सकते हैं एक भी हो सकता है, पर कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए, अगर अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। हम क्या जवाब देंगे, नो सोल्यूशन। देखो इसका लॉजिक वही है कि जो अपने सोल्यूशन था, x की वैल्यू थी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का कोऑर्डिनेट था डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और z का कोऑर्डिनेट था डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो लॉजिक ये है, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है तो ये एक वेल डिफाइंड फिक्स्ड रियल नंबर कहलाएगा, तो वी विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन। पर जब डिनोमिनेटर जीरो होने लगते हैं तो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आप लोग लिमिट्स चैप्टर अगर पढ़ चुके हो तो यू नो दैट जीरो बाय जीरो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जीरो बाय जीरो जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी क्वांटिटी। अब वो डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है और कोई नंबर निकल के भी आ सकता है, बट इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो बात ये है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है ना, तो न्यूमरेटर का जीरो होना जरूरी है अगर कोई सोल्यूशन निकल के आना है तो। आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर जीरो है और कोई सोल्यूशन निकल के आना है तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा। सपोज अगर तीनों में से डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, अगर तीनों में से एक भी न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया, इफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, तो जैसे लेट से डेल्टा थ्री जो है वो हो गया फाइव, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा थ्री फाइव हो गया तो फाइव अपॉन जीरो। तो फाइव अपॉन जीरो तो हम लोग गारंटी ले सकते हैं ना कि इट इज अ नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, या मतलब हम लोग बोल देंगे कि सोल्यूशन अपने को मिलेगा ही नहीं, चाहे एक्स और वाई डिफाइंड हो जाए, बट जेड तो नॉट डिफाइंड चला गया। तो अगर सोल्यूशन मिलना है तो तीनों को जीरो बाय जीरो फॉर्म लेना पड़ेगा, तीनों को जीरो बाय जीरो फॉर्म लेना पड़ेगा, मतलब तब जाके हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, अब जीरो बाय जीरो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ केस कि जहां पे अपने को जीरो बाय जीरो पे भी सोल्यूशन नहीं मिले, उसको बोलते हैं हम लोग, एक एक्सेप्शनल टाइप का केस है, पैरेलल प्लेन्स वाला केस है, नो सोल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अब पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन कैसे होती है वो तो आप वेक्टर 3D में सीखेंगे, बट मैं आपको हल्का फुल्का बता दूंगा कि उसका क्या चीज होती है, ठीक। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस पूरे को, बट अभी आप फिलहाल ये समझिए कि डेल्टा नॉन जीरो पे यूनिक सोल्यूशन और डेल्टा जीरो पे
सोल्यूशन तभी मिलेगा अगर सब कुछ जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो विल गेट नो सोल्यूशन। इसका ज्योमेट्रिकली मतलब जो है वो 3D में ये होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो वेक्टर 3D के बाद अच्छे से समझोगे। ये एक प्लेन और एक लाइन का खेल है पूरा, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एक प्लेन आप इमेजिन कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन कीजिए, जमीन इमेजिन कीजिए आप, उसको एक स्ट्रेट लाइन आके ऐसे काट के जा रही है। एक प्लेन है जिसको एक स्ट्रेट लाइन कट करके जा रही है, ठीक। तो अगर प्लेन और लाइन ऐसे कट कर रहे हैं, तो ये वाला केस की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। तो अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो अपने प्लेन को काट के जा रही है, तो कितने पॉइंट पे काट के जाएगी, एक पॉइंट पे, ठीक। ऐसे एक पॉइंट पे कट करके जा रही है, तो वो एंगल जो है उनके बीच में कुछ है, ठीक। अब नो सोल्यूशन वाला केस क्या होता है, नो सोल्यूशन वाला केस तब होता है जब आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो जाती है, तो लाइन और प्लेन कहीं पे मीट ही नहीं कर पाते हैं। और इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस क्या होता है, जब अपनी जो लाइन है, जो अपनी लाइन है वो पूरी की पूरी प्लेन के ऊपर हो जाती है, ये लाइन पूरी की पूरी प्लेन के ऊपर कंटेन हो जाती है, तो लाइन और प्लेन के इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक। इसमें मैं डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा, जब वेक्टर 3D हम पढ़ेंगे तब हम इस पे चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे ये कनेक्टेड है। बट एज ऑफ नाउ आप इसको दो वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन से कनेक्ट करके चलो, ठीक है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू जीरो पे अगर सब कुछ जीरो तभी इनफाइनाइट मिल पाएगा, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो नो सोल्यूशन। और ये जो अलग से एक केस बना रखा है, इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूं कि सब कुछ जीरो होने पे आप थोड़ा सतर्क भी होना, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री जीरो होने पे एक ये पॉसिबिलिटी भी बनती है पैरेलल प्लेन्स वाली, तो वो हम लोग बात कर लेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद एन एग्जांपल। और एग्जांपल से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं, ये नोटेशन जो है, ये क्वेश्चंस में यूज होते रहेंगे। तो सबसे पहला होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कंसिस्टेंट सिस्टम, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मीन्स मतलब होता है कि उसका कम से कम एक सोल्यूशन होगा। इट मीन्स द सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन हो, सबके लिए। इनफैक्ट इन जनरल एन वेरिएबल्स एन इक्वेशन हो तब भी। कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स द सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। अब सिस्टम में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी हो सकता है, मोर देन वन सोल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस वाला केस भी हो सकता है। बट कंसिस्टेंट मीन्स सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एक तो सोल्यूशन होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, ठीक। तो ये टर्म्स बस आप याद रखिएगा। अब एक और टर्म आती है ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स all variables equal to zero is a solution. ट्रिवियल सोल्यूशन मींस ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो। तो दो इक्वेशन दो अननोन का मतलब है x जीरो y जीरो, तीन इक्वेशन तीन अननोन का मतलब है x y z तीनों जीरो। तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मींस है ओरिजिन जो होता है ना अपना जीरो कॉमा जीरो, तो ओरिजिन सिस्टम का सोल्यूशन होता है अगर, तो हम बोलते हैं सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। और इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पे बात है, ठीक। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ओरिजिन सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि अ सोल्यूशन अदर देन ओरिजिन, ठीक। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब है ओरिजिन के अलावा कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन भी सोल्यूशन है और ओरिजिन के अलावा भी कुछ सोल्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज ट्रिवियल सोल्यूशन। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, किसी सिस्टम का सोल्यूशन है 2,1,3 और 0,0,0। सपोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस है, तो उसमें ये भी एक सोल्यूशन है और ये भी एक सोल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन एंड सिस्टम आल्सो हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। पर अगर सिस्टम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, और वो यूनिक सोल्यूशन है 2,1,3, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। फिर अगर सिस्टम का एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, और वो है 0,0,0, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। इन शॉर्ट एक्स वाई जेड अगर तीनों वेरिएबल्स जीरो होते हैं और वो एक सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एक्स वाई जेड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट, कम से कम एक कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो जाए, तो उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 0,0,0 सिस्टम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। नॉन ट्रिवियल तो बस ये बोलता है
कि एक्स वाई जेड किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो नहीं होना चाहिए और वो सोल्यूशन होना चाहिए। सो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का मतलब होता है ऑल टर्म्स आर इन डिग्री वन। होमोजीनियस आपने पढ़ रखा होगा, होमोजीनियस का मतलब होता है सारी टर्म्स सेम डिग्री में होती हैं, और लीनियर का मतलब होता है सारे टर्म्स वन डिग्री में होती हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने इक्वेशंस क्या लिखी थी, हमने इक्वेशंस इन जनरल ऐसे कुछ लिखी थी, हाँ ये रहा, हमने ये लिखा था ना। तो ये अपना सिस्टम था, थ्री वेरिएबल्स थ्री लीनियर इक्वेशंस में। तो इसमें ये वन डिग्री वाली टर्म थी x, ये वन डिग्री वाली टर्म थी y, और ये वन डिग्री वाली टर्म थी z। ये जीरो डिग्री वाली टर्म थी d1, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। तो ये इन जनरल ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है क्योंकि इसमें वन डिग्री की भी है और जीरो डिग्री की भी है। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का मतलब होता है सारे टर्म्स वन डिग्री में होनी चाहिए, मतलब ये d1 d2 d3 नहीं होने चाहिए। सो इक्वेशंस ऑफ द टाइप a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z equal to 0, ये सिस्टम जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स वन डिग्री के, कांस्टेंट टर्म्स जीरो हैं। तो इसमें और चर्चा करेंगे हम डिटेल में। फॉर नाउ आप लोग ये समझ सकते हो ये तीनों ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे, 0,0,0 से पास होंगे। और ऐसे ही हम लोग ना दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में भी बोल सकते हैं, कैसे? जैसे ये अपना ये दो वाला सिस्टम था ना ऐसा, तो इसमें अगर C1 और C2 जीरो हो जाता है तो ये कहलाएगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से पास होती होंगी, इसलिए हम बोलेंगे इसको होमोजीनियस सिस्टम। ठीक, तो ये था ना फिफ्थ पॉइंट। तो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का मतलब ऑल द टर्म्स आर इन वन डिग्री। ठीक, फटाफट एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक, आप लोग ट्राई करो इस सब क्वेश्चंस को। ठीक, मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब ये सब क्वेश्चंस ट्राई करो एक एक करके। सारी कैटेगरी सारे प्रोफाइल हम लेंगे, पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द गिवन सिस्टम। मुझे ये तीन इक्वेशंस दे रखी है और मुझे बोला गया है इनके सोल्यूशन निकालो या इनके सोल्यूशन का नेचर निकालो। ठीक, तो हमने फॉर्मूला तो समझ लिया है, अब फॉर्मूला जो समझ लिया है ना उसको थोड़ा आप अप्लाई करना सीखते हैं। तो अपने को पता है कि भाई सर इस सिस्टम का आंसर जो आता है वो तो इस टाइप का आता है, x इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा टू बाय डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मान के चलते हैं भाई कोई सोल्यूशन आता होगा, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट डेल्टा डी। तो ये डेल्टा लिखना आता है अपने को, ये हमने डी लिखा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए बेसिक वाले, या आप लोग डायरेक्ट खोल ही दो, एक्सपांड ही कर दो, यू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो अगर आप फिगर आउट करोगे तो यू विल फाउंड भाई डेल्टा जो है डी, जिसको नोट किया हुआ यहाँ पे, तो डेल्टा जीरो आ रहा है। डेल्टा जीरो आ रहा है मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो क्या समझ में आया अपने को? चार्ट पे, चार्ट हमने पढ़ा था ना, डेल्टा जीरो का मतलब अपन अब इधर नहीं है, अपन इधर नहीं है, अब अपन इधर आ गए। मतलब डेल्टा जीरो पे यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा या बहुत कुछ मिल जाएंगे। ठीक, सो डेल्टा जीरो है, देन वी विल कैलकुलेट डेल्टा वन। तो डेल्टा वन जब हम कैलकुलेट कर रहे थे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए अपन ने, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आप चाहे तो मत लगाओ, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। ठीक है, सो डेल्टा वन निकाला तो वी फाउंड आउट कि डेल्टा वन जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, डेल्टा वन 5 आ रहा है, तो बस खेल ही खत्म हो गया। डेल्टा वन जो है अगर 5 आ गया, ठीक, अगर डेल्टा वन जो है वो 5 आ गया तो वी विल से नो सोल्यूशन। क्यों भाई नो सोल्यूशन क्यों बोलेंगे हम लोग? हम लोग नो सोल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो है और सोल्यूशन आना है तो सारे न्यूमरेटर्स को जीरो होना पड़ेगा। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ऑल ऑफ देम मस्ट बी जीरो। इफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री बिकम्स नॉन जीरो, कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू निकल के आ रही है 5/0, और 5/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक, न्यूमरेटर जीरो नहीं है तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं बन रहा है 0/0 वाला, और डिनोमिनेटर जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड हो जा रही है चीजें। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। और ये कौन सा केस आ गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, अपन ने कौन सा केस लिया, डेल्टा जीरो है और एटलीस्ट वन आउट ऑफ दीज आर नॉन जीरो। ठीक है, तो हमने को डेल्टा वन ही नॉन जीरो मिल गया तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, डेल्टा टू डेल्टा थ्री ही चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे नो सोल्यूशन। अपन समझ जाएंगे अपन चार्ट में कौन सा है। देखो केस जो है इस चार्ट का ही एक केस निकल के आएगा, तो वो आपको बस फिगर आउट करना है कौन सा केस आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। ये मैंने आपको सिस्टम दे दिया, अब फटाफट इसके लिए निकालिए डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री।
तो अगर आप इसमें फिगर आउट करेंगे डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, यू विल फाउंड आउट कि सब कुछ सब जीरो आ रहे हैं। डेल्टा भी जीरो आ रहा है, डेल्टा वन भी जीरो आ रहा है, डेल्टा टू भी जीरो आ रहा है और डेल्टा थ्री भी जीरो आ रहा है। ठीक, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो ये वाला केस है, कौन सा, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा सब जीरो, तो आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं, एक्सेप्शन वाला केस मैंने पहले ही ले लिया, इसलिए एग्जांपल, ये जो मैं बोल रहा था ना पैरेलल प्लेन्स, ये मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ, अलग ही समझ में आ जाएगा। देखो ये जो एक्सेप्शन केस है ना, ये बहुत फटाफट आपको अलग ही नजर आ जाएगा। कैसे, अब ये सब कुछ जीरो आ तो रहा है, पर अब आप ये नोटिस कीजिए कि इक्वेशंस क्या लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन लिखिए 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 4। सारे कोएफिशिएंट सेम रेशियो में, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स अगर सेम रेशियो में होते हैं ना, तब जाके वो पैरेलल प्लेन्स बनता है। मतलब मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता फर्स्ट इक्वेशन में? ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन में मैंने 2 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। मैं क्या कर रहा हूं आप ये समझिए, क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख रहे हैं 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन को हम लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया, तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी। और थर्ड इक्वेशन को एज इट इज। अब आपने उसको 2D से कनेक्ट करो। 2D में जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होती है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन कैसे दिखती है? जैसे आपको दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन 2D में नजर आती है, वैसे ही आपको तीन पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन 3D में ऐसे नजर आती है। सो ये जो गिवन प्लेन्स है ना, ये गिवन प्लेन्स पैरेलल हैं, ये पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन है। आप इसको एल्जेब्रा से सोचो, चलो प्लेन्स तो छोड़ो, आप इसको एल्जेब्रा से सोचो। कैन यू टेल मी, क्या कोई मुझे ऐसा नंबर बता सकता है एक्स वाई और जेड जिसके लिए 3x प्लस 3y प्लस 3z की वैल्यू 3 हो, साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ इसी नंबर की वैल्यू 9/2 भी हो और इसी नंबर की वैल्यू 4 भी हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई। आप ऐसा सोचो, अगर सर 3x प्लस 3y प्लस 3z की वैल्यू 3 है, तो ये वाली 3 वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इक्वल टू 4। 3 इक्वल टू 4 तो हो ही नहीं सकता। या इन तीन नंबरों का सम अगर 3 है तो फिर 4 कैसे हो पाएगा, 9/2 कैसे हो पाएगा? तो कोई भी ऐसा x, y, z नहीं होगा जो साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये कहलाते हैं पैरेलल प्लेन्स। देखो 2D में स्ट्रेट लाइंस जो होती है कैसे होती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, एक दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये पैरेलल लाइंस ही हुई ना भाई, इन दोनों के स्लोप सेम हो गए, -2/3 -2/3, पर इसमें जो कांस्टेंट है ये 4 है, इसमें कांस्टेंट 5 है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो इसी तरीके से आप समझिए कि ये पैरेलल प्लेन्स हैं, एक्स वाई जेड के सारे कोएफिशिएंट्स तो मैच कर रहे हैं, बस कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक, और इसी में मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि अपना ये सिस्टम आप समझिए। ठीक, तो ये सिस्टम में भी आप डेल्टा चेक करो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब जीरो आएगा। और ये जो किया है मैंने केस, आपको 2D से कनेक्ट करने के लिए ही किया है। अब इन इक्वेशंस को देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट वाली को ऐसे लिखा, सेकंड वाली को ऐसे लिखा और थर्ड वाली को ऐसे लिखा। ये कोइंसिडेंट प्लेन्स है, कोइंसिडेंट प्लेन्स, तीनों की तीनों सेम बात को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, सो बात यह है कि जैसे 2D में स्ट्रेट लाइंस होती हैं ओवरलैपिंग या पैरेलल, वैसे ही 3D में प्लेन्स होते हैं ओवरलैपिंग या पैरेलल। क्या कोई मुझे ये बता सकता है, कोई ऐसे x, y, z बता सकता है जिसके लिए x प्लस वाई प्लस जेड 2 हो, x प्लस वाई प्लस जेड 2 हो और x प्लस वाई प्लस जेड 2 हो? तो हाँ भाई, बहुत सारे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, क्योंकि तीनों सेम बात बोल रहे हैं ना, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कुछ तो मैं आपको अभी भी गिना सकता हूँ। इसमें आप ऐसे ले सकते हो 0,0,2, 0,2,0, 2,0,0, और गिनाता हूं, चलो 1,1,0, चलो और घुमाता हूं 18,0, -16 है सोल्यूशन। ऐसे आप बहुत सारे अनलिमिटेड सॉल्यूशन सोच सकते हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसमें बस आप ध्यान रखिए, जब भी डेल्टा जीरो आता है और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब कुछ जीरो हो जाता है, बस आप ये चेक कर लिया करो ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं बन रहा है। कैसा, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन अगर नहीं बन रहा है तो आपको हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही मिलेंगे, वरना ये
नो सोल्यूशन वाला केस। तो ये जो मैंने लिए हैं ये एक्सेप्शन या अलग वाले केस जो है मैंने पहले ले लिए। अब इजी एग्जांपल्स आप लोग फिगर आउट कीजिए, ठीक है। ये सिस्टम को आप सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता रहा हूं, कैलकुलेशंस में मैं नहीं उलझना चाहता, आप लोग कैलकुलेशन खुद से करो। इस सिस्टम के लिए आप डेल्टा लिखो, डेल्टा 1 लिखो, डेल्टा 2 लिखो, डेल्टा 3 लिखो, सब कुछ जीरो आना चाहिए। तो सब कुछ जीरो आ रहा है और क्लियरली द गिवन थ्री प्लेन्स आर नॉट पैरेलल का मतलब ये है, देखो कोएफिशिएंट्स क्या आप सेम करा पाओगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का रेशो देखो, बेसिकली 1 2 3 है तो ये 1 2 3 में नहीं है, ये 2 3 4 अलग ही है, 3 4 5 अलग ही है, तो अलग रेशो है, ठीक। यहाँ पे क्या था 1 1 1 उसका डबल 2 2 2, 1 1 1 का ट्रिपल 3 3 3, रेशो सेम थे, ठीक है। 1/2 1/2 1/2, तो वो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके फटाफट ऐसे बना ले रहे थे, तो अभी वाले एग्जांपल में हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली सॉरी ये वाला अपने इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली ये प्लेन्स पैरेलल नहीं है, तो वो पैरेलल वाली चीज से आप अभी डरना मत, ठीक है। वेक्टर 3D के बाद और अच्छे से आ जाएगा। एज ऑफ नाउ डेल्टा 0 डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0 डेल्टा 3 0 कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस है। इसी में आप लोग ये ट्राई कीजिए फिफ्थ वाला, ठीक। ये सारे में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, खुद से आप समझो, प्रैक्टिस करो। इसका डेल्टा निकालो, डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, तो डेल्टा जो है वो -2 आता है, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है वो 0 आ रहा है, तो आप सोल्यूशन क्या दोगे, आप सोल्यूशन दोगे x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, सॉरी ये z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो इसका सोल्यूशन आएगा 0 अपॉन -2 कॉमा 0 अपॉन -2 कॉमा 0 अपॉन -2। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 0 0, ठीक। तो इसका सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और जो यूनिक सोल्यूशन है ना उसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिन है 0 0 0 है, सो वी विल से दैट सिस्टम हैज अ यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। अब आप लोग बोलोगे सर वो तो ओरिजिन दिख ही रहा है हमको, है ना। तो बेटा बात ये थी कि ओरिजिन तो ऑब्जर्वेशन से दिख ही रहा है, इनफैक्ट होमोजीनियस सिस्टम है ये जो सिस्टम है ना ये होमोजीनियस सिस्टम है। सो होमोजीनियस सिस्टम का ओरिजिन तो सोल्यूशन होता ही है, ट्रिवियल सोल्यूशन तो आपको हमेशा ही मिलेगा, खेल होता है कि उसके अलावा भी कोई और सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब क्या वो ट्रिवियल सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन है या इट इज वन ऑफ द मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशंस। उसी पे मैंने अगला एग्जांपल ले लिया है, तो अगला एग्जांपल आप देखिए, इसमें डेल्टा भी 0 है और होमोजीनियस सिस्टम में तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आना ही है। ध्यान रखना, जो भी जब भी हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं, देखो होमोजीनियस में क्या होता है, ये d1 d2 d3 0 होते हैं, तो जब हम डेल्टा 1 लिखते हैं, डेल्टा 1 हम लोग कैसे लिखते थे, फर्स्ट कॉलम की जगह ये लिख लो कांस्टेंट्स, तो डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम 0 0 0 होगा, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम 0 0 0 होगा, और डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम 0 0 0 होगा। सो आप ये बोल सकते हैं कि जब होमोजीनियस सिस्टम होता है ना तो उसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो 0 आने ही हैं, क्योंकि उसमें जो कॉलम्स हैं एक कॉलम तो 0 0 0 हो ही जाती है, इसकी वजह से कि कांस्टेंट टर्म 0 है। बात खेल होता है होमोजेनियस सिस्टम में, असली खेल होता है कि भाई डेल्टा 0 होगा कि नहीं। तो आपका यहाँ पे यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन था, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे डेल्टा भी 0 है और सारे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, ठीक है। सो हम लोग क्या जवाब देंगे, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो एक ना एक तो नॉन जीरो होगा ही, है ना। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो दिस सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन as well as this system has non-trivial solutions। non-trivial solutions भी हैं सिस्टम के और ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हैं, और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं वो ऐसा एक यूनिक नहीं है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। समझ में आ रहा है, वो चार्ट ही चल रहा है अभी तक के, वो बेसिक जो चार्ट था ना वही चार्ट ही चल रहा है। तो ये सिर्फ मैंने आपको फील दिलाने के लिए क्वेश्चंस कराए थे, इसके असली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जो ये मैंने अभी 7th क्वेश्चन ले रखा है ना, और एक्चुअल जो असली क्वेश्चंस बनते हो इस कैटेगरी के बनते हैं। तो आइए हम लोग 7th लेते हैं, ये प्रॉपर आईआईटी जेईई एडवांस, आईआईटी जेईई मेन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस कैटेगरी का सवाल है। तो अगर आपको चार्ट समझ में आ गया है सो यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम, ठीक, आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कर चुके हैं ना तो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो प्लीज ट्राई इट फर्स्ट बाय योरसेल्फ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कुछ अननोन है लैम्डा और म्यू, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट
एक टाइप का सवाल ऐसा बन सकता है कि सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, दूसरा ऐसा सवाल बन सकता है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तीसरा ऐसा सवाल बन सकता है सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अपने चार्ट के ही केसेस हैं, ठीक, जो 3-4 केसेस हमने पढ़े थे वही केसेस हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बिना कुछ दिमाग लगाए फटाफट इस सिस्टम का डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आप डेल्टा कैलकुलेट कर लो, लैम्डा -3 आ रहा है, ये अपना डेल्टा है। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 पे, तो मैं आगे आता हूं। एक बार डेल्टा निकल चुका है, एक बार अपन ने डेल्टा निकाल चुके हैं, तो आप लोग फटाफट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्यों? यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो चलेगा, बस 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा अगर 3 हो गया तो डिटर्मिनेंट डेल्टा 0 हो जाएगा। ठीक, और फर्स्ट पार्ट के लिए म्यू कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पार्ट के लिए म्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। ये मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? कॉन्सेप्ट लगाया डेल्टा शुड नॉट बी 0। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब निकालना पड़ेगा, और इस लाइन को अभी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग अभी बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल डेल्टा 1 पे बात करते हैं। तो डेल्टा 1 कैलकुलेट करो आप, आपने डेल्टा 1 कैलकुलेट किया तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। प्लीज फिगर आउट दीज कैलकुलेशंस। ठीक है, आप ये जो कैलकुलेशंस है ये फिगर आउट करो खुद से। डेल्टा 1 निकालो क्या आ रहा है, डेल्टा 2 निकालो क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा, और डेल्टा 3 निकालो क्या आ रहा है। ठीक, अब अगर आप लोग ये कैलकुलेशंस फिगर आउट कर पा रहे हो, फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं अगला। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं बोलूंगा कि सर डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए, और डेल्टा तो 0 होना ही पड़ेगा। तो डेल्टा 0 करके क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 3। अब ये लैम्डा इक्वल टू 3 जब आप इसमें डालोगे, लैम्डा इक्वल टू 3 रखते हुए आपको सोचना है कि बाकी सब कुछ 0 करना है। तो जब मैं डेल्टा को 0 करता हूं तो लैम्डा 3 आता है, और लैम्डा 3 जब मैं इसमें डालूंगा, इसमें लैम्डा की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू -10। और मुझे डेल्टा 1 को भी 0 करना है तो मुझे म्यू क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, डेल्टा को 0 करने पे हमें मिला लैम्डा इक्वल टू 3, उस लैम्डा इक्वल टू 3 को हमने इसमें डाला, और फिर डेल्टा 1 को भी 0 किया तो म्यू मिला हमें 10। इसको भी अगर आप 0 करोगे, लैम्डा 3 रखते हुए अगर आप इसको 0 करोगे तो म्यू ऑटोमेटिकली 10 सेट हो जाएगा, और इसमें भी म्यू 10 होने पे डेल्टा 3 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट सारे नंबर्स आपस में एग्री कर रहे हैं। सो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको भी अभी आप इग्नोर कीजिए फॉर द टाइम बिंग। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग टू आर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें सब कुछ 0 करना है। तो डेल्टा को 0 करके हमें मिला लैम्डा की वैल्यू 3, इस लैम्डा को 3 रखते हुए हमने इन तीनों को 0 सॉल्व किया तो हमें म्यू मिल गया 10। तो सेकंड पार्ट का आंसर है लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10। और थर्ड में कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड में कॉन्सेप्ट है फॉर नो सोल्यूशन डेल्टा तो 0 होना ही पड़ेगा, नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा को तो 0 होना ही है, मतलब लैम्डा तो 3 आना ही है। अब लैम्डा अगर मैं 3 रखता हूं, इसमें लैम्डा 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 20 - 2 म्यू। डेल्टा 1 में अगर मैं लैम्डा को 3 रखता हूं तो ये मुझे मिलेगा म्यू -10। ठीक, तो ध्यान रखना लैम्डा 3 रखने के बाद ये डेल्टा 1 है, म्यू -10, ये है 20 - 2 म्यू, तो -2 कॉमन निकाल लेते हैं, और यह है म्यू -10। अब मुझे एटलीस्ट 1 आउट ऑफ D1, D2, D3 को नॉन जीरो करना है। तो बात यह है कि अगर लैम्डा 3 है ना, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के फैक्टर्स जो है वो तीनों सेम ही बने हैं। तो बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि म्यू 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यू 10 हो गया तो तीनों 0 हो जाएंगे, और अगर म्यू 10 नहीं हुआ तो तीनों 0 नहीं होंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे डेटा ऐसा सेट हो गया है, वरना तो एक्चुअली जो आखिरी वाला केस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो में एक्चुअली बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक, बट यहाँ पे लैम्डा 3 पे वो क्या है, तीनों सेम फैक्टर ही बन रहे हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर हम लोग क्या देंगे, हम लोग थर्ड पार्ट का आंसर देंगे कि लैम्डा is equal to 3 and mu can be any real number except 10। म्यू 10 के अलावा ही कोई नंबर होना चाहिए, ये अपने
थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अवर बिग क्वेश्चन जिसने सारे केसेस आपके कवर कर लिए और समराइज कर। ओके, तो अब हम लोग प्रॉपरली बात कर लेते हैं होमोजेनस सिस्टम पे। ठीक है, हम लोग फॉर्मली एकदम होमोजेनस सिस्टम के बारे में पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि जो अपना बेसिक चार्ट है ना वही चार्ट यूज होगा इसको समझने में। बट अब आप समझे व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे एक्सप्लिसिटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम बेसिकली क्या होता है जिसमें D1 D2 D3 जो अपने कांस्टेंट्स थे, आरएचएस में जो कांस्टेंट्स थे ना वो 0 0 0 हो जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज आप लोग बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हो कि ओरिजिन 0 0 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ओरिजिन जो है अपना 0 0 0 हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। सो ये सोल्यूशन कहलाता है अपना ट्रिवियल सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। जीरो सोल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन इज जीरो, ऐसे आप गलत मन से कॉन्सेप्ट मत बनाना। जीरो सोल्यूशन का मतलब ये है कि 0 0 0 एक सोल्यूशन होगा। ठीक, इट इज जस्ट अ नोटेशन। तो जीरो सोल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन ही होता है। ठीक, तो ये तो होगा ही। अब सवाल ये है कि क्या इस ओरिजिन के अलावा और भी सोल्यूशन होंगे क्या। आप देख सकते हो x को 0, y को 0, z को 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 बन जाएंगे तीनों इक्वेशंस। वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, तो ओरिजिन तो है ही। इसके अलावा भी और कोई सोल्यूशन होंगे या नहीं वो डिसाइड करती है ये टर्म्स। ठीक, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने इससे अपने क्या कहते हैं डिटरमिनेंट वाले मेथड से कि x1 जो था तो वो था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y जो था वो था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z जो था वो था डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। द पॉइंट इज होमोजेनस सिस्टम में ना डेल्टा 1 तो हमेशा ही जीरो होता है, डेल्टा 2 भी हमेशा जीरो होता है, डेल्टा 3 हमेशा जीरो होता है। क्योंकि जो कांस्टेंट्स है ना 0 0 0 ये डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम का काम करते हैं, डेल्टा 2 के लिए सेकंड कॉलम का काम करते हैं और डेल्टा 3 के लिए थर्ड कॉलम का काम करते हैं। सो होमोजेनस सिस्टम में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो ऑलवेज जीरो होंगे। होमोजेनस सिस्टम की बात करूं, केसेस सिर्फ बनते हैं मतलब पर्टिकुलरली होमोजेनस सिस्टम के लिए हमें पूरा चार्ट रेफर करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे बात करेंगे डेल्टा जीरो है या डेल्टा नॉन जीरो है। तो अगर डेल्टा नॉन जीरो होता है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए था। और बाय ऑब्जर्वेशन तो ये हम जज कर ही चुके हैं, हम बाय ऑब्जर्वेशन तो ये जज कर ही चुके हैं कि ओरिजिन एक सोल्यूशन है। इसका मतलब हम लोग कंबाइन करके क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब the system has a unique solution and that unique solution is 0 0 0। मैं रिपीट करता हूं, अगर होमोजीनियस सिस्टम में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम का एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और दैट आल्सो विल बी द ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0। सेकेंड केस है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं। डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि 0 0 0 एक सोल्यूशन था, अब उसके साथ साथ और भी सोल्यूशन होंगे। दिस सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो। मतलब सिस्टम के ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होंगे और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होंगे। अच्छा, इसमें वो एक्सेप्शन वाला केस, पैरेलल प्लेन्स वाला केस अपने को परेशान ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें कभी कॉन्ट्रडिक्शन होने ही नहीं वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आरएचएस 0 0 0 लिखा हुआ है ना। सो इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर अपन ने सीखा था या तो नो सोल्यूशन होता है या तो वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, और अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। बीच की कोई कहानी नहीं होती। आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि सिस्टम के एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं या सिस्टम के एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ नहीं है। या तो कुछ भी नहीं मिलेगा या तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा मिले तो वो फिर इनफाइनाइटली मेनी मिलेंगे। बीच का खेल नहीं, या तो कुछ नहीं या तो सिर्फ एक या तो फिर सब कुछ, ऐसा खेल है। सो द पॉइंट इज, क्योंकि हम लोग ओरिजिन इसका सोल्यूशन है ये जज कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिन तो इसका सोल्यूशन है ही, इसका मतलब ये केस तो कट गया, नो सोल्यूशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 0 0 0 तो हमेशा ही एक सोल्यूशन है। तो अब खेल यही बचता है कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इट विल बी द ट्रिवियल वन, यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर डेल्टा जीरो है
तो इनफाइनाइटली मेनी की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी शामिल हो जाते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस विल बी द केस ऑफ डेल्टा इक्वल टू जीरो। समझ में आया? इन शॉर्ट होमोजीनियस सिस्टम का जो इक्वेशंस है उसमें सारा की सारा जो डिस्कशन रहता है या जो सारा चार्ट रहता है होमोजीनियस सिस्टम के, मैं चार्ट को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है या डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हमने चार्ट बनाया था ना, तो हम लोग पहले क्या लिखते थे, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे हम लोग लिखते थे यूनिक सोल्यूशन, और डेल्टा इक्वल टू जीरो पे हम लोग कैसे ऐसे और केसेस बनाते थे कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो है या फिर एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो इसमें वो सब बनाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वी नो कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो ही है, तो उसमें वो वाला केस नहीं आता एटलीस्ट वन आउट ऑफ, क्योंकि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऑटोमेटिकली जीरो है बाय डेफिनेशन ही, इसकी वजह से जीरो है। सो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा जीरो पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यूनिक सोल्यूशन भी कौन सा वाला यूनिक सोल्यूशन है पता है? वो ट्रिवियल सोल्यूशन है बाय ऑब्जर्वेशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब यह है कि 0,0,0 के अलावा भी और सॉल्यूशंस है, तो अगर वो हैं तो वो नॉन ट्रिवियल वाले रहे होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो सारे ओरिजिन थोड़ी ना हो सकते, ओरिजिन के अलावा भी कुछ होंगे। तो ऐसा कुछ अपना चार्ट बन जाएगा। ये है अपना होमोजीनियस सिस्टम। और एक और चीज होती है, तो ये है, मैं क्वेश्चन एक साथ लूंगा, 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, 3 इक्वेशन है पर वेरिएबल 3 नहीं है, वेरिएबल 2 ही है। तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट थी, पर अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, एक्स्ट्रा इक्वेशन है। तो उसकी क्या कंडीशन है, उसमें ऐसा खेल बनता है, इफ x and y are not zero, then condition for this equation to be consistent in x and y is this। ठीक, ये क्या है इसको समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। ठीक, तो पहले इसका हम लोग 2D से, या आपने 11th क्लास में ये चीज पढ़ रखी है। ठीक, 11th क्लास में क्या कहां पढ़ा था वो बताता हूं मैं। देखो ये a1x प्लस b1y प्लस c1, आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इन 2D। a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन अगेन इन 2D। और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन इन 2D। ठीक, तो अगर ये तीनों का, अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तीनों में से दो लाइंस अगर यहाँ पे मीट करती हैं और सिस्टम को कंसिस्टेंट करवाना है, तो ऐसे तीसरी लाइन यहां से पास होगी। तो इसको हम लोग कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी के नाम से पढ़ते थे। आपको याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था 3 स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट। तो इन तीनों स्ट्रेट लाइंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनसे बनने वाला डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ये आपने 11th में भी पढ़ रखा है। ठीक, अगर इन तीन में से कोई भी लाइंस जो है अपनी, अगर वो ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग में भी ये डेल्टा 0 होगा और ऐसा बनेगा। पर हम लोग ना इसको 11th के नॉलेज से नहीं, हम लोग 12th के नॉलेज से पढ़ते हैं। ठीक, कंडीशन सिर्फ इतनी है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, कंडीशन इतनी है, कॉन्करेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस 2D में पढ़ा था 11th में। हम लोग इसको समझते हैं डिटरमिनेंट के लॉजिक से। तो एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होगा, आप ऐसा समझिए कि जो गिवन सिस्टम है, कौन सा जो अपने को दिया हुआ है, इस सिस्टम को आप एक होमोजीनस सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं वेयर z इज इक्वल टू 1। समझना, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इस इक्वेशन में अगर मैं z को 1 कंसिडर करके चलूं तो मुझे अपना गिवन सिस्टम मिल जाएगा, दोनों सिस्टम सेम ही है। ठीक, तो बात अब इतनी सी है कि अगर कंसिस्टेंट निकालना है, इफ वी वांट द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट, और z1 होना पड़ेगा उसके लिए, दिस मींस दैट द होमोजेनियस सिस्टम इन 3 वेरिएबल्स मस्ट हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज z कैनॉट बी 0। z 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि z तो 1 है। भाई z 0 हो गया तो फिर दोनों सिस्टम मैच नहीं कर पाएंगे ना, जो अपने को गिवन है और जिसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं जिससे, वो दोनों सिस्टम मैच कराने के लिए z का 1 होना जरूरी है। तो z जब 1 होगा तब जाके ये दोनों सिस्टम एग्री करेंगे, और दोनों सिस्टम को कंसिस्टेंट रखना है तो हम लोग बोलेंगे कि एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, क्योंकि z 1 के बराबर z 0 नहीं है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलता है, जब डेल्टा 0 होता है, और ये डेल्टा इक्वल टू 0 ही तो लिखा है, ध्यान से देखो। ठीक, इसका अगर डेल्टा 0 करके लिखेंगे तो यही कंडीशन है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है, अगर दो वेरिएबल्स हैं
और 3 इक्वेशंस आ जाती है तो सिस्टम कंसिस्टेंसी की कंडीशन है ये डेल्टा जीरो। कौन सा डेल्टा? ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला है। इसी को आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो अंडर द टॉपिक स्ट्रेट लाइंस। एंड स्ट्रेट लाइंस के अंदर भी कौन सा टॉपिक? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस इन 2D। 3 स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट इन 2D, उसकी कंडीशन है ये। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ये जो बेटा क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जेई मेन जेई एडवांस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप आदत डाल लीजिए। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन देन लैम्डा कैन बी इक्वल टू। इट्स अ मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट। अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो आइए हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है? ये होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें डेल्टा 1 तो जीरो है ही, डेल्टा 2 भी जीरो है, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। डेल्टा 3 भी जीरो है। अब बात यह है कि अपने को डेल्टा पे अब कहे खेल खेलना है कि डेल्टा जीरो रखूं कि नॉन जीरो रखूं। तो अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज अवर मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फर्दर मैं और ऐड कर देता हूं, जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो होगा 0,0,0। इट विल बी ए यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। तो बस आप डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो कीजिए, उससे जो भी आंसर आता है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सोल्यूशन इज ओरिजिन, ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली। डेल्टा नॉन जीरो किया, इक्वेशन बनाई, ये बना, इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स ये बने हैं। सो क्वाड्रेटिक जो है उसका तो डी लेस देन जीरो है, वहां से अपने को कुछ नहीं पंगा होने वाला है, पंगा सिर्फ यही होने वाला है। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। प्लीज फिगर आउट द कैलकुलेशंस। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। सो लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर होगा ए सी डी। बी ऑप्शन बस करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन अगर हो गया तो फिर अपना खेल बिगड़ जाएगा। और ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमें कभी भी रियल लैम्डा नहीं मिलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक हमें परेशान नहीं कर रही है। इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो है। ठीक, एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, टेक योर टाइम, ट्राई दिस प्रॉब्लम, देन वी विल डिस्कस इट। ओके, सो अगर आप ट्राई कर चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है ओरिजिन के अलावा भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। सिस्टम होमोजीनस है। होमोजीनस सिस्टम के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो सब जीरो होता है। ठीक, मैं बेसिक चार्ट पे रेफर कर रहा हूं, तो ये तीनों तो जीरो ही हैं। अगर डेल्टा नॉन जीरो होता तो यूनिक सोल्यूशन होता। यूनिक सोल्यूशन भी कौन सा होता? 0,0,0। बट क्योंकि हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? डेल्टा मस्ट बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और बाय ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं कि 0,0,0 तो एक सोल्यूशन है ही। x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। तो हमें उसके अलावा भी कुछ चाहिए, मतलब हमें ओरिजिन के अलावा भी और सोल्यूशन चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको डिटर्मिनेंट या डेल्टा जो है इसका जीरो करना है। सो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। आप डेल्टा को जीरो कीजिए, डेल्टा को जीरो करके जो भी इक्वेशंस आती हैं आप अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगाइए कि साइन 3 थीटा जो होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 2 थीटा जो होता है उसको हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि और भी ऑप्शंस है मेरे पास, बट मुझे दिख रहा है कि मुझे साइन थीटा में क्यूबिक बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए मैं इस ऑप्शन से जा रहा हूं। ठीक है, तो साइन थीटा में क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे, जो जो कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं उसको कॉमन निकालेंगे। प्लीज फिगर आउट द कैलकुलेशंस। बेसिक आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन साइन थीटाज एंड कॉस थीटाज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रखा है, तो ये कैलकुलेशंस आप फिगर आउट कर सकते हैं। और साइन थीटा की जो क्यूबिक बनी थी उसके 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 0, हाफ एंड -3/2। तो हमें पता है, हमें ये पता है कि साइन थीटा -1 से 1 होता है, उसके बाहर तो जाता नहीं।
तो ये सोल्यूशन तो रिजेक्ट हो जाएगा -3/2 वाला। अच्छा फर्दर थीटा की कुछ वो भी दी हुई थी ना, क्या कहते हैं डोमेन वगैरह भी दी थी ना, ये हाँ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है। क्वेश्चन ने बोला है कि थीटा 0 से π/2 के बीच में है। तो अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब हम सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव लेंगे, तो ये सोल्यूशन अपने काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्लोज नहीं दिया हुआ है, तो साइन थीटा 0 भी नहीं हो सकता। सो आंसर होगा साइन थीटा हाफ। साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्रीज पे π/6 पे, करेक्ट। लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। ये प्रूव दैट का सवाल है, आप लोग कोशिश कीजिए इसको प्रूव करने की। अभी ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, अब सीक्वेंस इन सीरीज और डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन। तो इफ ABC are pth qth rth term of HP, then we have to prove that the system of equations have a non-trivial solution. कॉन्सेप्ट बताओ फटाफट। एक होमोजीनस सिस्टम जिसका ओरिजिन हमेशा सोल्यूशन होता है, होमोजीनस सिस्टम का ओरिजिन तो हमेशा सोल्यूशन होता है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलता है? कॉन्सेप्ट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ओरिजिन के अलावा भी मुझे सोल्यूशन चाहिए। सो ओरिजिन के अलावा मुझे सोल्यूशन कब मिलेंगे? जब मुझे डेल्टा 0 करना पड़ेगा, तब डेल्टा 0 करना है। ये है कॉन्सेप्ट, होमोजीनस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को पाना है। तो समझ में आया? सेम ही है, दो ही प्रोफाइल है, डेल्टा 0 है डेल्टा नॉन जीरो। तो अपने को प्रूफ करना है कि इसका डेल्टा 0 होगा। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग डेल्टा से स्टार्ट करते हैं, ठीक, डेल्टा लिखेंगे इसका, फिर क्या करेंगे हम लोग ना थर्ड कॉलम थर्ड रो में से ABC कॉमन निकाल लेंगे। विल टेक ABC कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, क्योंकि प्रूफ दैट का सवाल है तो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं। तो मैंने ABC कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा? 1/A 1/B 1/C। अब क्योंकि ABC HP में है, ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A 1/B और 1/C AP में होंगे। इट विल बी द टर्म्स ऑफ एन AP। सो लेट अस से उस AP का फर्स्ट टर्म है अल्फा और कॉमन डिफरेंस है D। मैं अल्फा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि A यूज कर चुके हैं हम लोग, जनरली फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, बट हम लोग A अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को अल्फा बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं। सो AP के टर्म्स हैं 1/A 1/B 1/C, और वो pth qth rth टर्म्स हैं, और उस AP का फर्स्ट टर्म हम लोग अल्फा और कॉमन डिफरेंस D अज्यूम कर लेते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि ये pth टर्म हो जाएगी, ये qth टर्म हो जाएगी, ये rth टर्म हो जाएगी। HP की थी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक AP रही होगी, उस AP का pth qth और rth टर्म होगा ये, विच विल बी इवेंचुअली 1/A 1/B एंड 1/C। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक AP GP HP का कॉन्सेप्ट है आपका प्रोग्रेशन इन सीरीज। उसके बाद आप अपने ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? देखो 1 1 1, कोई भी एक रो में 1 1 1 दिख जाए तो आप कॉलम्स को सबट्रैक्ट करना चालू कर दिया करो, तो अपनी कहानी पहुंच जाएगी यहां तक के। ठीक है, फिर आप लोग देख पाओगे कि फर्स्ट कॉलम में से P माइनस Q कॉमन है, सेकंड कॉलम में से Q माइनस R कॉमन है। सो हम लोग इतना कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंच गए। अब खेल क्या बच गया? इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम है 0 1 D, सेकंड कॉलम है 0 1 D, which means that ये डेल्टा 0 हो गया। टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डेल्टा इज 0। तो बस खत्म अपना प्रूफ। क्वेश्चन में क्या था भाई? क्वेश्चन में था अगर ABC pth qth rth टर्म ऑफ HP है, तो हमने HP के टर्म्स मान के सॉल्व किया, तो पता चला भाई डेल्टा जो है वो 0 आ रहा है। और डेल्टा 0 आने का मतलब है कि अपना जो सिस्टम होगा उसका डेल्टा 0 होने का मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, तो सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक, लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट अस डिस्कस द फोर्थ प्रॉब्लम। ये जो अपन ने पढ़ा था 3 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है अपना ये है कॉन्सेप्ट कि अगर C कोई भी रियल नंबर है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ C निकालनी है। तो हम लोग बात कर चुके हैं ना, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, डेल्टा 0 करना है। ठीक है, तो मैं फिर से बेसिक से जाता हूं। हम लोग इसको क्या समझेंगे? we will treat the given system of equations as 3 linear homogeneous equations in 3 variables where z is -1। अपना जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है ना, उसमें हम लोग z को -1 लेके ट्रीट करेंगे, तो हम ये डिटर्मिनेंट लिख पाएंगे। मैं सिस्टम बता देता हूं आपको। देखो ये गिवन सिस्टम है, इसकी मदद से हम लोग एक ऐसा सिस्टम सोच रहे हैं। दोनों में देखो फर्क क्या है? इन RHS के टर्म्स को मैं LHS में लेके आ गया हूं ऐसे, और एक z चिपका दिए, तो हम क्या बोलेंगे?
इस सिस्टम में अगर z-1 डालेंगे तो ये सिस्टम बन के आ जाएगा ओरिजिनल वाला। तो z-1 डालने का मतलब क्या है, होमोजेनियस सिस्टम में z-1 का मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है डेल्टा जीरो। तो बस कैलकुलेशंस अब ये हैं कि इस इक्वेशन का इस डेल्टा को जीरो करना है। अब आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। बेसिक आपको नॉलेज आता है तो मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस सजेस्ट करूंगा। किस पे, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस सजेस्ट करूंगा मैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप कीजिए, इन कैलकुलेशंस को फिगर आउट कीजिए, ठीक। और कौन सा डिटर्मिनेंट जो है, अच्छा ये और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, C1 गोज टू C1 माइनस 2C2, ये मैं कैलकुलेशंस इस हिसाब से कर रहा हूं ताकि मेरी फर्स्ट रो में 0 0 0 दिखने आ जाए, ठीक। तो ये कैलकुलेशंस करके हमें जो इक्वेशंस मिलेगी सॉरी, ये कैलकुलेशंस करके जो हमें इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन से अपना C निकल के आ जाएगा 0 and -10। So these were the various concepts in the chapter determinant। बस इतना ही है चैप्टर, इसी के आसपास घूम फिर के आता है। एंड आई वुड सजेस्ट यू, जो हमने क्रेमर्स रूल या जो हमने अभी लास्ट के 1-2 लेक्चर्स में बात की है, प्लीज आप इसे 1-2 बार जरूर देखिए वीडियो को। उससे क्या होगा, कोई चीज अगर मिस आउट हो रही है तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना, ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है होमोजेनियस सिस्टम वाला, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट इसी के आसपास, इसी पे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सब प्रैक्टिस का ही खेल है, मैथ्स इज बेसिकली प्रैक्टिस। सो दिस वाज आवर चैप्टर डिटरमिनेंट। फर्दर हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए मैट्रिसेस या मैट्रिक्स चैप्टर पे बात करेंगे। ओके, सो we will start with the chapter matrix. Till then, keep practicing.